हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमानी शर्मा। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 NCERT इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसका जो पेज नंबर 4 है हम वो रीड करने वाले हैं। हमने हमारे चैनल पर इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है हमने। उन दो पार्ट्स में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज चैप्टर 1 का हमने कवर किया है और हमने क्लास 8 भी किया। प्लस से घिरा हमारा जीवन, वो ऐसे भी हमने एक कवर किया है। सो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 4। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो के पसंद आने पर प्रेस द बेल आइकन एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन दैट कि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है, क्या मुझे इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और आपको किस टाइप्स की वीडियोज़ चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी और को भी ज़रूरत है तो प्लीज़ आप उसके साथ शेयर कर दीजिए ये वीडियो। सो पार्ट 2 जो हमने कवर किया था उसमें एक मेरे पास कमेंट आया था। तो अन्वेश राज ने कमेंट किया था कि माय डाउट्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेबर, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स। लेबर तो मजदूर, जो हम किसी भी बिल्डिंग जैसे कोई तैयार करवाते हैं तो उसमें भी हमें लेबर की नीड होती है। और ह्यूमन कैपिटल इंसान की पूंजी, इंसान के पैसे। और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमने लास्ट ईयर ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर में रीड किया था। ह्यूमन रिसोर्स एक पर्टिकुलर चैप्टर का नेम ही था। तो ह्यूमन रिसोर्स वो होते हैं जो ह्यूमंस स्किल्ड होते हैं और जिनके पास नॉलेज होती है और जो सोर्सेस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की यही डेफिनेशन है, ठीक है। तो लेबर तो हो गया मजदूर, ह्यूमन कैपिटल इंसान के पैसे, ह्यूमन रिसोर्स जो स्किल्ड होते हैं, जो नॉलेजेबल होते हैं, जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं और जो सोर्सेज को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। कैन वी कंसीडर लेबर एज अ ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स, यस और नो एंड वाई। तो लेबर्स के भी दो टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं भाई स्किल्ड लेबर और एक अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर तो वो होते हैं कि जिन्हें कुछ भी मतलब नॉलेज नहीं होती, और स्किल्ड वो होते हैं जिनके पास कुछ नॉलेज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर का मान लीजिए फ़ैन, कूलर, एसी कुछ भी ख़राब हो गया तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। इलेक्ट्रिशियन एक स्किल्ड लेबर तो है, इलेक्ट्रिशियन इज़ अ लेबर, बट वो स्किल्ड लेबर है, उसे थोड़ी बहुत जानकारी है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब जैसे आप गाड़ी ख़राब हो गई आपकी तो आप मैकेनिक को बुलाएंगे। मैकेनिक भी लेबर ही है, लेकिन वो स्किल्ड लेबर है। क्यों? क्योंकि उसे थोड़ी सी बहुत तो नॉलेज है ना। और अनस्किल्ड जैसे जो बिल्डिंग्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं मजदूर जैसे, तो वो होते हैं अनस्किल्ड लेबर के कैटेगरी में, जिन्हें मतलब कुछ नॉलेज नहीं होती, बस बिल्डिंग बना ली बस। तो जो ह्यूमन कैपिटल में तो हम लेबर को कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में स्किल्ड लेबर को हम ह्यूमन रिसोर्स में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अनस्किल्ड लेबर को भी हम ना ही ह्यूमन कैपिटल में कंसीडर कर सकते हैं, ना ह्यूमन रिसोर्स में। और जो स्किल्ड लेबर होते हैं तो उनको तो हम ह्यूमन रिसोर्स में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उनको भी ह्यूमन कैपिटल में कंसीडर नहीं कर सकते। तो चलो चैप्टर 1 पढ़ते हैं, पेज नंबर 4। अन्वेश राज, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो ये जो है आपको एक टेबल दिया है, ये जो एरिया है वो मिलियन हेक्टेयर की यूनिट में दिया है और ये ईयर है, कौन से ईयर में कितनी खेती हुई, तो ये इसमें दिया है। तो आप इसे रीड कर लेना, बस ये टेबल की फॉर्म में है और ये ग्राफ की फॉर्म में, तो आप इसे एक बार देख लेना, बाकी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है।
ये सेकंड पॉइंट है, यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर। आपने पालमपुर में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है उसके बारे में पढ़ा। फिल द फॉलोइंग टेबल, ये जो नीचे टेबल दी हुई है इसे फिल करें आपकी इन्फॉर्मेशन की बेस पर। कि नेम ऑफ क्रॉप, यानी आपको यहाँ पे क्रॉप का नेम लिखना है। मंथ सोन, जिस मंथ में वो बोई जाती हैं। मंथ हार्वेस्टेड, जिस मंथ में उनकी कटाई की जाती है। और नेक्स्ट में उनको इरिगेट करने के लिए क्या सोर्स होता है, तो ये टेबल फिल कर लीजिए। फर्स्ट में वीट का मंथ सोन आ जाएगा नवंबर दिसंबर। मंथ हार्वेस्टेड मार्च अप्रैल। सोर्स ऑफ इरिगेशन ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स। सेकेंड वन पोटैटो, मंथ सोन अक्टूबर दिसंबर। मंथ हार्वेस्टेड फरवरी मार्च। सोर्स ऑफ इरिगेशन रेन टैंक्स। थर्ड वन राइस का है मंथ सोन जुलाई अगस्त। मंथ हार्वेस्टेड अक्टूबर नवंबर। सोर्स ऑफ इरिगेशन रेन ट्यूबवेल्स। You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. Multiple cropping क्या होता है, एक ही प्लॉट ऑफ लैंड है, 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए बोया राइस, यहाँ पे वीट, यहाँ पे बाजरा, तो इसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। जब एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स बोई जाएँ। तो ये कह रहा है कि एक तरीका तो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का ये है कि भाई मल्टीपल क्रॉपिंग, और दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड बाय यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न तरीके से यूज़ करके। फॉर हायर यील्ड्स, फॉर हायर यील्ड्स यानी प्रोडक्शन, उपज, ज़्यादा उपज के लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी एक दूसरा वे है। Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season। तो जो प्रोडक्शन है वो कैसे मेज़र की जाती है कि जो क्रॉप प्रोड्यूस की है एक लैंड के टुकड़े पर। देखें, जो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक पीस ऑफ लैंड पर Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season। एक सीज़न में एक पीस ऑफ लैंड पे जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है वो जो है वो उपज से मेज़र की जाती है कि कितनी उपज हुई है। ठीक है। टिल द मिड 1960s, 1960 के मध्य में द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स। तो जो सीड्स होते थे जिससे हम खेत को बोते थे वो ट्रेडिशनल होते थे, पुराने प्रकार के होते थे। तो इनसे जो यील्ड होते थे, प्रोडक्शन होती थी, आउटपुट होता था, रिज़ल्ट होता था, वो बहुत ही कम होता था। ठीक है। फिर ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, और जो ट्रेडिशनल सीड्स थे, पुराने जो टाइम के जो सीड्स थे, उन्हें कम सिंचाई की ज़रूरत थी। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग, गाय का गोबर यूज़ करते थे फार्मर, एंड अदर नेचुरल मैन्योर, और दूसरे कुदरती खाद यूज़ करते थे एज फर्टिलाइज़र के रूप में। ऑल दीज वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय दैम। तो जो फार्मर्स के पास है ना, ये आसानी से मिल जाते थे। ये इनको बाय करने की नीड नहीं होती थी, क्योंकि आपको पता है कि पुराने ज़माने में काउ बफेलोज़ रख कर लोग खुश होते थे, लेकिन इस टाइम में कोई भी खुश नहीं है काउ बफेलो रख कर। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जो 1960 में हुई थी, इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई याल्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। तो इस हरित क्रांति ने इंडिया के फार्मर्स को HYV सीड्स का यूज़ करना सिखाया। HYV सीड्स जो कि मॉडर्न टाइम के सीड्स होते थे। एक तो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे पुराने टाइम के सीड्स, एक तो होता है HYV सीड्स मॉडर्न टाइम के सीड्स। तो जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे ना, उनसे तो बहुत ही कम यील्ड निकलता था, आउटपुट निकलता था, बहुत कम प्रोडक्शन होती थी। लेकिन जो HYV सीड्स थे उनसे बहुत अच्छा आउटपुट निकलता था। ठीक है। तो कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल सीड्स, The HYV seeds promised to produce much greater amounts of grain on a single plant। जैसा मैंने आपको बताया, HYV सीड्स से ज़्यादा आउटपुट निकलता था ट्रेडिशनल सीड्स के कंपेयर में।
फिर नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर बताया है एज अ रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या निकला, द सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही सेम पीस ऑफ लैंड, ये लैंड है, सेम पीस है, ठीक है, तो नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वान्टिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स देन वॉज पॉसिबल अर्लियर, और ये बहुत सारी मात्रा में ग्रेन प्रोड्यूस करने लगी, वही लैंड जो पहले कम प्रोड्यूस करती थी, ठीक है, फूड ग्रेन अनाज जो कि पहले पॉसिबल नहीं था ज़्यादा उपज होना, ये सिर्फ H5 सीड्स के कारण हुआ है। H5 सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, H5 सीड्स को कम वाटर की नीड होती है, एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स, और इसे केमिकल फर्टिलाइज़र रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है बेस्ट रिज़ल्ट पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक पिक है, यहाँ पर एक आपको H5 सीड है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड, डैम, इलेक्ट्रिसिटी, पंप सेट्स, कैनाल्स, डीजल मशीनरी और इरिगेशन, तो ये सब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, ठीक है, यही इन्हें मॉडर्न फार्मिंग मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर इन्होंने क्या बताया देख लेते हैं कि भाई इन्होंने बताया है हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ H5 सीड्स। हायर यील्ड्स, ज़्यादा आउटपुट तभी निकल सकता था जब हम H5 सीड्स का यूज़ करें, इरिगेशन का यूज़ करें, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करें। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। भारत में पंजाब, हरियाणा के किसान और जो यूपी है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी पार्ट, उसके किसान, इन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को ट्राई किया था, यानी H5 सीड्स को ट्राई किया था। Farmers in these regions set up tubewells for irrigation and made use of H5 seeds, chemical fertilizer and pesticides in farming. ये इन फार्मर्स ने ट्यूबवेल्स अपने सेट किए इरिगेशन के लिए, H5 सीड्स का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइज़र का किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया फार्मिंग में। पेस्टिसाइड्स पता क्या होता है, पेस्ट किलिंग केमिकल। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी, कुछ जो हैं फार्म मशीनरी लेकर आए, फार्म मशीनरी यानी ट्रैक्टर, थ्रेशर, विच मेड प्लोइंग, जो कि खेत को जोतते थे, एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, और कटाई जो है बहुत फास्ट करते थे। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, और इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि उन्हें बहुत बड़ी अमाउंट में व्हीट मिली। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare। तो जो पालमपुर में 1 हेक्टेयर ज़मीन में, जैसे मान लीजिए ये 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो इसमें सिर्फ 1300 kg वीट होता था, वीट, ठीक है। लेकिन विद H5 सीड्स और H5 सीड्स के यूज़ से द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर, और H5 सीड्स की यूज़ से 1 हेक्टेयर लैंड में 3200 kg आउटपुट होने लगा, 3200 kg वीट होने लगा, ठीक है। तो यानी लगभग 3 गुना हो गया। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, तो इसमें वीट की प्रोडक्शन में बहुत बड़ी इंक्रीज़ हुई। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। तो फार्मर्स क्या करते थे कि कुछ फूड ग्रेन तो अपने पास रख लेते थे अपनी फैमिली की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, और बाकी जो होता था वो मार्केट में बेच देते थे। तो मार्केट में बेचने से उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट मिला, बहुत ज़्यादा पैसे उन्हें मिले। लेट्स डिस्कस में दिया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग बताया था एक ही प्लॉट ऑफ लैंड को जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और 3 डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाए तो होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। इसकी डेफिनेशन भी हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। फिर है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। क्या होता है कि भाई मॉडर्न फार्मिंग मेथड हमने पढ़ा था कि H5 सीड्स होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है। The following table shows the production of wheat and pulses in India. ये जो after the green revolution in units of million tons, plot this on a graph. Was the green revolution equally successful for both the
क्रॉप्स डिस्कस। तो ये जो आपको टेबल दी हुई है ये प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस और वीट का प्रोडक्शन आपको दिखा रही है हरित क्रांति के बाद, ठीक है। तो इसको आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है, वैसे ज़रूरत तो नहीं है। Was the green revolution equally successful for both the crops? Yes, the green revolution was the equally successful for both the crops. Discuss what is the working capital required by the farmers using modern फार्मिंग मेथड्स। तो HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होती थी फार्मर्स को मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए? तो वो तो केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। वैसे ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, कोई बात नहीं। वैसे आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। Modern farming methods require the farmers to start with more cash than before. Why? तो पहले क्या होता था कि पहले वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे, उन्हें बस कुछ और ज़रूरत नहीं होती थी, बस वाटर की नीड होती थी, फील्ड की नीड होती थी। और वैसे फील्ड अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो फील्ड की तो नीड होगी ही होगी, तो उन्हें बस ट्रेडिशनल सीड्स की ही रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन अब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त करने के चक्कर में हम पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, तो ये सब खरीदने के लिए हम पैसे हमें चाहिए होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर। तो जो फार्मर्स को क्या रिक्वायरमेंट होती थी, कैश की हेल्प से उन्हें फार्मिंग स्टार्ट करनी पड़ती थी। तो इसका क्या रीज़न है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी सजेस्टेड एक्टिविटी है, इसमें कुछ भी नहीं है कि इसमें बताया कि आप अपने रीजन के फार्मर के पास विज़िट कीजिए और आप उससे पूछिए कि वो कौन से मेथड यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल करते हैं, मॉडर्न मेथड करते हैं, और या फिर मिक्सअप करते हैं। फिर वो कहता है कि इरिगेशन की सोर्स क्या हैं। फिर वो थर्ड कहता है कि वो कितना लैंड कल्टीवेट करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट में वो कह रहा है फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर। तो वो फार्मर्स जो हैं वो इनपुट्स कहाँ से लेकर आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इसका फोर्थ का तो आंसर है भाई इन मार्केट। ये तो कॉमन सेंस है, मार्केट से लेकर आते हैं, ठीक है। तो बाकी ये लेट्स डिस्कस या सजेस्टेड एक्टिविटी, लेट्स डिस्कस तो फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सजेस्टेड एक्टिविटी तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। थर्ड है विल द लैंड सस्टेन। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। इसका यूज़ बहुत ही केयरफुल वे से करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। जो साइंटिस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें ये बता रही हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के ओवर यूज़ से जो हमारी लैंड है वो ख़राब होती जा रही है, बैरन होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, ठीक है। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र, रासायनिक खाद की वजह से कुछ बहुत सारे एरियाज़ में जो लैंड की सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम होती जा रही है। Also, continuous use of groundwater for tubewell irrigation as led to the depletion of the water table। और जो हम फील्ड को इरिगेट करने के लिए हम जो ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो हमारा डिक्रीज़ होता जा रहा है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी, जो हमारे इन्वायरमेंट रिसोर्स हैं, जो हमें वातावरण से रिसोर्स मिल रहे हैं, जैसे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति एंड ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे का पानी, आर बिल्डअप ओवर ईयर्स। ये बहुत सारे ईयर्स में बनते हैं, ये नहीं कि 1-2 साल में बन गया। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। और अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो इनको दोबारा बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, जैसे लाखों करोड़ों साल लगते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द इन्वायरमेंट। हमें इन्वायरमेंट की टेक केयर करनी चाहिए, अपनी लैंड की टेक केयर करनी चाहिए, ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का, टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की भविष्य की डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। अब ये सजेस्टेड एक्टिविटी फिर से आ गई हमारा दिमाग खाने के लिए। चलो देख लेते हैं इसमें ये क्या कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उसको आप लेटर लिखो अपने वर्ड्स में कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कितना हार्मफुल हो सकता है, तो आप इसे स्टॉप करो। तो इसके ऊपर आपको लेटर लिखना है।
फिर नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिज़ोल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स, और प्लांट्स को इमीडिएटली मिल जाते हैं। बट दिस मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉयल फॉर लॉन्ग, लेकिन ये सॉयल के लिए ज़्यादा टाइम तक अच्छे नहीं हैं। दे में escape फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, ये सॉइल से बाहर जाकर ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे के पानी को भी पोल्यूट कर सकते हैं, रिवर्स एंड लेक्स जैसे कि नदियाँ और झीलें। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, रासायनिक खाद, वो बैक्टीरिया को और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं सॉइल में। आपको पता है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज़ द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने के बाद सॉइल की जो है वो लेस फर्टाइल हो जाती है, कम उपजाऊ, उसकी उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो जाती है, ठीक है। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का पंजाब में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पूरे कंट्री में, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करता है? पंजाब। द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से सॉइल की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज़ मोर केमिकल फर्टिलाइजर। अब ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से उनकी पहले मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो गई, अब उसे इंक्रीज़ करने के लिए वो फिर से केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। और भी बहुत सारे इनपुट्स उनमें डाल रहे हैं सेम प्रोडक्शन लेवल पाने के लिए, यानी पहले जितना ही प्रोडक्शन लेवल पाने के लिए। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो कल्टिवेशन की कॉस्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसकी वजह से जो हमारे क्रॉप्स के रेट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिर जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो की जो लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पालमपुर के फार्मर्स में कैसी थी। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है। तो ये पालमपुर के विलेजर्स हैं, उनके पास ये कुछ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, कुछ बिग हैं, कुछ ये बहुत छोटे हैं। तो इस तरह से लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन पालमपुर में थी। तो इसका एक पॉइंट भी आ गया है। अब लेट्स रीड। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आपने ये रियलाइज़ किया कि फार्मिंग के लिए लैंड कितनी ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पास लैंड जो है वो पर्याप्त है कल्टीवेशन के लिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़ आर लैंडलेस। पालमपुर में 450 फैमिलीज़ हैं, उनमें से 1/3 जो पॉपुलेशन है पालमपुर की वो लैंडलेस है, जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। i.e. 150 फैमिलीज़, 1/3 हिस्सा यानी 450 का 1/3 हिस्सा यानी 150 फैमिलीज़। मोस्ट ऑफ दैम दलित। इनमें से जो लैंडलेस हैं उनमें से सबसे ज़्यादा तो दलित हैं। हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, जिनके पास कोई लैंड नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए। और द रिमेनिंग फैमिलीज़ हु ओन लैंड, जो बची हुई फैमिलीज़ हैं जिनके पास लैंड है। 240 फैमिलीज़ कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। जो 240 फैमिलीज़ हैं वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, छोटी ज़मीन को कल्टिवेट करते हैं, लेस दैन 2 हेक्टेयर, जो कि 2 हेक्टेयर से भी कम होती है साइज़ में। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और इतनी कम ज़मीन की कल्टिवेशन करने से फार्मर उससे पूरे साल के लिए अनाज नहीं कर पाते और उनकी अच्छी इनकम भी नहीं हो पाती इतनी कम ज़मीन से। ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट पेज नंबर 7 रीड करेंगे। इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। 1960 में गोविंद नाम का एक फार्मर था और उसके पास 2.25 हेक्टेयर ज़मीन थी।
विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। जो गोविंद था वो अपने 3 बेटों की हेल्प से लैंड को कल्टिवेट करता था। तो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो दैट द फैमिली पोसेस्ड। तो इससे उनकी फैमिली का जो गुजर बसर था वो बहुत अच्छे से नहीं होता था। तो वो खेती करने के साथ साथ एक बफेलो रखते थे, उसका मिल्क सेल करके वो अपने घर का गुजर बसर करते थे। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, फिर कुछ सालों बाद गोविंद की डेथ हो गई। दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग दिस 3 सन्स। और ये जो 2.25 हेक्टेयर ज़मीन थी वो 3 बेटों में डिवाइड हो गई। मान लीजिए 2.25 हेक्टेयर ज़मीन थी और ये 3 बेटे हो गए, ये पहले बेटे की, दूसरी, ये तीसरे की, ठीक है। ईच वन हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड, दिस इज़ ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज़। तो अब 2.25 के 3 हिस्से करेंगे तो 0.75 हेक्टेयर ईच सन के पास आई। एक सन के पास 0.75, दूसरे के भी इतने, दूसरे के पास भी इतनी, तीसरे के पास भी इतनी, ठीक है। Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. तो जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड से भी इतनी कम ज़मीन से वो अपनी फैमिली का गुजर बसर नहीं कर पा रहे थे। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क। फिर वो दूसरे वर्क के लिए भी खोजने लगे अपने लिए ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, साल के एक पार्ट में। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। आप देख सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ जो स्मॉल प्लॉट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और लार्ज जो प्लॉट्स हैं उनकी संख्या कम है। पिक्चर में आप देख सकते हैं दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, और ये जो है छोटे फार्मर्स के द्वारा कल्टिवेट किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज़ कवर्ड बाय द प्लॉट्स। जो विलेज का आधे से ज़्यादा हिस्सा वो किसके द्वारा कवर है, प्लॉट के द्वारा कवर्स हैं, दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज़, जो कि साइज़ में बहुत बड़े हैं। इन पालमपुर में देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। पालमपुर में 60 फैमिलीज़ ऐसी थी जो मीडियम, जिनके पास मीडियम प्लॉट ऑफ लैंड थी या लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड थी। जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स थे वो ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन थी, वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के कैटेगरी में आते हैं। ए फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। और कुछ किसान ऐसे भी थे जिनके पास 10 हेक्टेयर्स से भी ज़्यादा ज़मीन थी। तो हम आज पेज 6 तक ही रीड करेंगे, 7 हम कल रीड करेंगे। सो आई होप आपको जितना समझाया उतना समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल ऑप्शन so that when I upload video you can get notification. If you like my video, please hit the like button and tell me in comment section how is my teaching way, is there any need to improvement in my teaching way, and tell me also that what kind of videos do you want, and share to those people who want my videos. Till then, take care and have a nice day. Bye friends.